जोहार, नमस्कार। नमस्कार। आज बीच बहस में हम बात करेंगे परीक्षा पर इच्छा। दूसरे की इच्छा से सारी चीज़ें संचालित होती हैं, जिसमें जो परीक्षा देता है उसकी भूमिका उनके द्वारा तय किए हुए सवालों के जवाब देने भर की होती है। अब ये परीक्षा जो है वो देना ही देना है, हर कोई जानता है। हालांकि कई बार एजुकेशन पॉलिसी जो शिक्षा नीति बनी उसमें कोशिश किया कि परीक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें, परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना है, डिवीज़न सिक्योर करना है। तो उसके फीवर भी होते हैं, फियर भी होते हैं और फोबिया भी होता है। अभी ये फरवरी मार्च का महीना जो है स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी और जो निजी विद्यालय हैं सीबीएसई पैटर्न के, आईसीएसई पैटर्न के, सबके एग्ज़ाम हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं। बच्चे भयभीत हैं, बच्चे ज़्यादा, अभिभावक भयभीत हैं, गार्जियन भयभीत हैं। क्या होगा, इतना परसेंटेज मार्क्स नहीं आएगा तो दूसरे में एडमिशन नहीं होगा, उस स्कूल में भी एडमिशन नहीं होगा जिस स्कूल में 10वीं कर रहा है। क्या होगा, कैसे होगा। अब साल भर में जो पढ़ना चाहिए था उस पढ़ने के बजाय अब कोशिश ये है, माँ बाप चाहते हैं कि उसको घुटा दें किसी ढंग से, तो वो घुटाएगा नहीं। जितना वो पढ़ा उतना भी भुला जाएगा और कॉन्फिडेंस उसका ख़त्म हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस बना रहे इसलिए ज़रूरी है कि उसको बूस्टअप करते रहें। कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, परीक्षा पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक भी हैं और स्कूलों के प्राचार्य भी हैं। तो परिचय कराते हैं हम आपसे आज के बीच बहस में। हमारे साथ है समरजीत राणा साहब जो जेवीएम शामली के प्राचार्य हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं भूमिका सच्चर। भूमिका सच्चर मनोवैज्ञानिक हैं। और हमारे साथ हैं समिता सिन्हा जो सुरेंद्रनाथ सेंटरी के प्राचार्य हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं मनोज कुमार सिन्हा जो डीएवी कटरू के प्राचार्य हैं। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। जोहार। आप लोग से छात्र भी और अभिभावक भी दोनों डरे हुए हैं इस परीक्षा के मौसम में। उनसे डर निकालना है। जैसे गांव में जब भूत पकड़ लेता है या शहरों में भूत पकड़ लेता है तो ओझा के पास ले जाते हैं, तो आप लोगों को ओझा समझ करके हम यहाँ पर कि आप लोग कुछ मंत्र मारिए कि लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो और जो घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद डिप्रेशन में जाने का, सुसाइड करने का, वो मिनिमाइज़ हो सके। तो अब मैं आप ही से शुरू करता हूँ। ये परीक्षा जो है अभी तो शायद पैटर्न बदला है कि एक बार जैसे हम लोग पढ़ते थे हायर सेकेंडरी में 3 साल का एक बार एग्ज़ाम देना पड़ता था। अब तो आप लोग सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर है उसमें थोड़ी सुविधा दे रहे हैं कि इसका इतना ही कोर्स का। अभी क्या स्थिति है और आपके जो स्टूडेंट्स जिनके साथ आपका डायलॉग होता है उसमें क्या लगता है परीक्षा के प्रति? माने जो उत्साह होना चाहिए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, मज़ा आएगा परीक्षा देकर, पढ़ने जा रहे हैं मज़ा आ रहा है, तो वो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, मज़ा तो आना चाहिए क्योंकि पूरा साल भर पढ़ाई होती है जी, और उसी का जो समाप्त होती है इम्तिहान से, हर क्लास का, हर वर्ग की, हर क्लास की। और इसमें दो जो है 10वीं और 12वीं, इन दोनों को बाहर में जाके एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ता है, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आईसीएसई का हो। और परीक्षा ऐसा चीज़ें हैं जो जिसके साथ तनाव जुड़ी हुई होती है। तो इसी में अब जो पीछे हम लोग परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, मेरा ख्याल में ये परीक्षा पे चर्चा हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुरू हुआ 7वां संस्करण अभी हम लोग देखे 29 जनवरी। और इसमें बहुत बड़ी जो बात आ गया उभर के, जे सिर्फ बच्चे का तनाव बच्चों पैदा नहीं करते, बच्चे का तनाव हमारा पूरा कम्युनिटी पैदा करते हैं। शिक्षक है, उसमें विद्यालय भी है और उसमें परिवार है। हमारा परिवार में सिर्फ माता पिता को अभिभावक हम लोग नहीं मानते हैं, बड़े भाई है, बुआ है, बड़े छोट दीदी है, सब लोग जो आप एक हम सुन रहे थे 29 जनवरी हमारा परम प्रिय प्रधानमंत्री जी को, और उसमें एक चीज अच्छा लगा जो बोले रनिंग कमेंट्री चल रहा है। जब माता का शुरू हुई तो चलते चलते जब समाप्त हुआ तो पापा का शुरू हो गया, पिता का शुरू हो गया, फिर बड़े भाई का। तो ये चीज से समझना है पूरा परिवार को, जे हम लोग रनिंग कमेंट्री बच्चे का मन में तनाव पैदा हो इस तरीका का कुछ ना करें। परीक्षा जीवन की एक संतुलित
और स्वाभाविक इम्तिहान आएगा ही, हर वर्ग का बाद आएगा, और उसको उस माने उस स्पिरिट से, उस धारणा से लेना है जिसको अपियर होना है, अच्छा भी करना है, यही है। हाँ सविता सिन्हा जी, ये जो पूरी पढ़ाई जो होती है, उस पढ़ाई में बच्चों को पता है, अभिभावक को भी पता है, शिक्षक को भी पता है कि परीक्षा तो होगी ही होगी। अब ट्राइमेस्टर हो गया, पहले साल भर में एक होता था, पहले 2 साल में, उसके पहले 3 साल का एक बार परीक्षा होती थी। तो ये पढ़ाई के समय उसके दिमाग में यह बात डालना कि तुम एक बार 2 महीने 3 महीने में चाहोगे पूरे साल का कोर्स कंप्लीट कर लें, वो संभव नहीं है। आप लोग तो क्या नाम है, पीटीएम जो करती हैं, पीटीएम में आप लोग गार्जियन के साथ बच्चों के क्या कमजोरी है, क्या अच्छाई है, ये सब बताती हैं। उसका फ़र्क दिखता है कि नहीं दिखता है? देखिए, फ़र्क तो दिखता है, बिकॉज़ बहुत तरह के बच्चे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं जिन लोग साल भर पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए परीक्षा ये आम दिन के जैसे है और वो उसकी तैयारी अलग होती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ और चीज़ों में इंटरेस्टेड है, खेल कूद में उसका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में उसका नहीं है। तो इस बच्चे को लगेगा कि हम अचानक से मेरे को एक पोर्शन, एक सिलेबस हमको ख़त्म करना है, जो कि वो एग्ज़ाम के पहले उसके लिए बहुत तनाव डाल रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है ये दिखता तो ज़रूर है। जो बच्चों की तैयारी अच्छा होता, साल भर होता है और वो इंटरेस्ट से पढ़ता है, उसका है कि वो रिज़ल्ट अपना जानता है कि अच्छा है। चाहे हम बीच में मिड टर्म एग्ज़ाम ले या टेस्ट ले मंडे को, वो हर एग्ज़ाम के लिए तैयार रहता है। उसकी पढ़ाई एक अलग किस्म की होती है। और बहुत से बच्चे हैं जिन लोग बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट उनको लगता है। बहुत से हैं कि वो खेल कूद में जैसे है, ये आर्ट में है। तो इन सब बच्चों को हम लोग देखते हैं कि उतना अच्छा तैयारी नहीं होता। और कई ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो वो धौनी तो बन जाते हैं ना। हाँ, वो पढ़ा एग्जैक्टली वही हम बोल रहे। कई ऐसे हैं जो उसमें इतना अच्छा करते कि उनको प्रायोरिटी जो हम बोलेंगे वो ये दूसरे विषय है, ना कि सिर्फ एकेडमिक विषय है। बट ये सारा चीज़ एक्सेप्टेड है। एंड आज हम अगर एनईपी को देखते हैं तो एनईपी हमें वही सिखाती है कि सिर्फ हम खाली पढ़ाई लिखाई में ही ना बच्चों को ध्यान देने बोले, बट वो जिसमें उसकी रुचि है तो उसमें भी वो ध्यान दे के आगे अच्छा कर सकते हैं। सो हम लोगों का यही रहता है कि ठीक है, आप किसी एक चीज़ में, आइदर आप सब्जेक्ट में या पढ़ाई लिखाई किसी एक चीज़ में, यू ट्राई टू एक्सेल, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से उसमें अच्छा करो, इज़ बेसिकली व्हाट आई वांट। जब आप लोग पीटीएम करते हैं मनोज जी, तो पीटीएम में क्लास टीचर से फीडबैक मिलता है, या क्लास टीचर भी उस समय होती होगी, तो वो बताती होगी कि इस लड़के की रुचि या इस लड़के का पूरा ध्यान कहाँ रहता है, कितनी पढ़ाई करता है, नहीं पढ़ाई करता है। एक तो है कि आप डिवार कर देंगे, ठीक है 12वीं में एडमिशन नहीं लेंगे इसलिए कि उतना मार्क्स सिक्योर नहीं किया। इस बीच में किन कारणों, जैसे कि अभी सविता सिन्हा ने कहा कि एनईपी में नया सिस्टम आ रहा है जिसमें कि बच्चे की रुचि का भी ध्यान रखना है। बच्चे की रुचि और कोर्स दोनों चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं, उसके साथ तालमेल कैसे होगा, और कैसे जो फीडबैक देते हैं आप गार्जियंस को, गार्जियन के तरफ से दूसरी पीटीएम में, तीसरी पीटीएम में जो फीडबैक आता है बच्चे के प्रति कि बच्चा क्या करता है, पढ़ता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, उससे आप लोग कैसे चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम में 4 पोल है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड एनवायरनमेंट जी। चारों मिल के, चारों का दायित्व है कि बच्चे का होलिस्टिक ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे करें। और होलिस्टिक डेवलपमेंट सिर्फ एकेडमिक से नहीं संभव है। बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटी में भी भाग लेने का उसको मौका मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो अभी मैडम ने कहा ना कि रुचि, असल यही है कि हम बच्चे को पहचाने कि उनका पैशन क्या है, उसका रुचि क्या है। अगर बच्चा अपने पैशन के अनुसार उस फील्ड में जाए तो उसमें एक्सेल बहुत अच्छा तरह से कर सकता है। ये जो पीटीएम मीट करते हैं हम,
हम पहले अपने टीचर को गाइड करते हैं कि बच्चे का जो भी एक्टिविटी है एकेडमिक में क्या है, उसका अटेंडेंस क्या है, क्लासरूम में बच्चे के साथ क्लासमेट के साथ बिहेवियर कैसा है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका क्या है, स्पोर्ट्स में क्या है, अदर एक्टिविटी में क्या है। पेरेंट को हम लोग हर चीज़ उनके पास रखते हैं, उनसे भी शेयर करते हैं, वो भी हमारे से शेयर करते हैं, इसलिए कि बच्चे अच्छा से डेवलप करें। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है वहाँ कि जहाँ जानते हुए कि उसका रुझान उस तरफ है, उधर जाने से हम उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। कौन? पेरेंट्स नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल बताता हूँ सर, एसएसटी में 85% लाया, इंग्लिश में 80% लाया, लेकिन साइंस में उसका कम आ गया। अब झुकाव क्या है कि वो साइंस में एडमिशन हो। देखिए उसका पैशन उधर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते, वहाँ पर पेरेंट होता है, दिक्कत होती है। पढ़ाई एजुकेशन सिर्फ स्कूल से नहीं होता है, इस पढ़ाई शुरू होता है घर से। दूसरा सेंटर हमारा है जो कम्युनिटी है, सराउंडिंग है। तीसरा स्कूल कॉलेज करिकुलम है। चौथा नेचर से सीखता है इंसान, और पांचवा अपने अनुभव से सीखता है। और उसमें अनुभव वो ज़्यादा हासिल करता है जिस फील्ड में उसको पैशन होता है। प्रायः हम लोग बोलते हैं कि सेलेक्ट योर फील्ड एंड ट्राई टू एक्सेल इन दैट एरिया, दैट फील्ड। तो ये चुनाव में पेरेंट को सहयोग देने की ज़रूरत है, और टीचर को भी खुल कर करके आगे बढ़ करके उनको बताना है। जहाँ तक रहे कि एग्जामिनेशन के दौरान जो एक प्रेशर कहते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर जिसको कहते हैं, बच्चे से ज़्यादा हम पेरेंट में अनुभव करते हैं, है ना। वो आकर के इतने, देखिए हम तो सीधा कहते हैं कोई एक एग्जामिनेशन जीवन में मेक और मार नहीं हो सकता। अगर एक परीक्षा में बहुत अच्छा कर गया तो उससे बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, और एक में कम कर गया तो उससे लाइफ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम को जैसे अभी जना साहब ने कहना, सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो एंजॉय कब होगा? आज हम जिस भी पोजीशन पर हैं उससे ऊपर उठें। अब हम चाहें सीधे ऊपर उठ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। धीरे धीरे ही ग्राफ ऊपर जाएगा, और उसमें देखें कि हमारा प्रोग्रेसिव है या नहीं है। नहीं है, आजकल बहुत सारे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं, उन सब की हम लोग भी सहायता लेते हैं। नहीं, हमारे एक सवाल का जवाब अभी रह गया, हम आपकी तरफ फिर आएंगे, आप लोग अपने भी शामिल हो सकते हैं। वो ये है कि मार्क्स सिक्योर करना तो अनिवार्य है। भूमिका मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इसलिए अनिवार्य है कि उसको 12 में एडमिशन भी लेना है। इसलिए नहीं कि गार्जियन चाह रहे हैं कि साइंस में ही एडमिशन ले, इसलिए भी कि उसको एक बेहतर स्कूल में एडमिशन लेना है, जो बेहतर गार्जियंस या समाज या सोसाइटी भी जो मानती है उसके हिसाब से। इसका दबाव तो होता ही है। तो रुझान अगर क्रिकेट के प्रति है, धोनी ने कैसे खेला, क्या किया, नहीं किया कि धोनी वहाँ पहुँच गए, ये अभी डिस्क्राइब करने की चीज़ नहीं है, लेकिन उसके उस रुझान के प्रति टीचर का योगदान रहा होगा। और मार्क्स सिक्योर नहीं कर रहा है तो 12वीं में उसका क्या होगा? ये धोनी को भी डर होगा, धोनी के गार्जियन को भी डर होगा, क्या कि ये तो नहीं ना कोई जानता था कि भाई वहाँ ऐसे आ जाएंगे। नहीं तो टीटी की नौकरी करने नहीं जाता, जब धोनी बनना तो टीटी क्यों बनते हैं? जी हाँ। हाँ भूमिका, अब आपकी बारी है। ये जो पूरी बातचीत हो रही है, इस बातचीत में आप गार्जियंस के साथ मिलती हैं, बच्चों के साथ मिलती हैं, आपके बच्चे, आप भी बच्ची रही हैं, तो ये साइकोलॉजी थोड़ा बताइए। परीक्षा जब आपकी आती थी, सीआईपी में पढ़ाई, उसके पहले की पढ़ाई से ले करके आप क्या फील करती थी? सर देखिए, माहौल में बहुत बदलाव आया है। ठीक है, अभी जो है अगर हम आसपास कॉम्पिटिटिवनेस देखें, हमारे टाइम इतना कॉम्पिटिटिवनेस नहीं था। और जो सबसे बड़ा इसमें ऐड ऑन हुआ है जो आसपास का सोशल मीडिया, ठीक है, और हर बच्चे को अच्छा करना है। ठीक है, तुम अच्छा करना है, ये अच्छा करने की परिभाषा यहाँ जरूरी है, हम समझना चाहते हैं। अच्छा करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना है, 100 में 100 लाना है। अगर 100 में 1 कम आ जाता है तो गार्जियंस जो बिहेव करते हैं बच्चे के साथ, जी तो उन्हें नाक कटा दिया, जी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हम हारना सिखाते ही नहीं। बिल्कुल। जो सर बच्चे को कभी ये भी नहीं बताया गया है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में क्या फ़र्क है। मतलब आपकी एक परीक्षा है, इस परीक्षा में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, आपको बहुत अच्छा करना है। तुम्हारा पूरा करियर इसी 10th या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम पे ही डिपेंड करता है,
ये जो आप बच्चे को बता रहे हैं या बोल आयरन रहे गेट है, हैं, इसको पार करो। हाँ बिल्कुल, उनको ये जैसे नॉर्मलसी बताई नहीं गई है कि जो परीक्षा है आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है, आपके इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, आपको एक स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। कोई परेशानी है बेटा, तुम खुल के बात कर सकते हो, इस सब्जेक्ट में तुम कमज़ोर हो सकते हो, इस सब्जेक्ट में तुम अच्छा हो सकते हो। जैसे यहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट जैसे साइकोलॉजिकली सर एक सेकंड के लिए, ये बच्चे हम आप तीनों के लिए कह रहे हैं कि बच्चों से जब पूछा जाता है, गार्जियन जाके बताते हैं देखिए पढ़ने में मन लगता है, खाली खेलते रहता है, तो वो क्या खेलता है और खेलने में उसका क्या है, ये बातचीत होती है क्या, ये पूछा जाता है क्या उसके तरफ? फिर हम आते हैं आप लोगों की तरफ। जी आगे। वो क्वेश्चंस कभी नहीं रहता है सर, जैसा वही इंटरेस्ट, जैसे जब हम लोग बच्चे का अगर एग्ज़ाम स्ट्रेस से रिलेटेड या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से रिलेटेड केसेस आते हैं, अभी एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैम बस कुछ भी कर दीजिए, मेरा बच्चा 8 से 9 घंटे पढ़ने बैठे, उसका प्रॉपर फोकस और अटेंशन। और इसके साथ मैं जोड़ दूंगा, आप लोगों को भी पढ़े होंगे अखबार में कि जो बच्चा compete करता है बढ़िया ये कहना नौकरी, वो बोलता है कि हम 12 घंटा पढ़ते थे, 16 घंटा पढ़ते थे। बिल्कुल, तो वो जो है दूसरे को डरा भी रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चला है कि हम फलाना जगह पढ़े, उसको हायर किया जाता है, हमारे यहाँ से पढ़ के किया। जी वही है सर। इसमें सबसे थोड़ा सा भूमिका को पूरा कर तो लेते हैं। 8 से 9 घंटा पढ़े, उसका अटेंशन कंसंट्रेशन बहुत अच्छा आ जाए, और वो उसको या तो मैम वो कहीं अच्छे कॉलेज में या इसी स्कूल में बेस्ट मार्क्स सिक्योर करे और उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकल जाए। तो मेरा बस यही पेरेंट्स से फिर क्वेश्चन रहता है कि आप जो बच्चे का रूटीन में, क्या बच्चा अपना हॉबी इंक्लूड कर रहा है, क्या बच्चा अपने स्ट्रेस को चैनलाइज कर रहा है। आप बच्चे के साथ, जब बच्चा रूम में अकेले बैठ के पढ़ रहा है, तो आप कैसे मतलब 100% बोल सकते हो कि बच्चा उस टाइम सिर्फ फोकस और अटेंटिव है, वो टेंशन में नहीं है। कि आप उस समय जाते हो, किताब लेकर के, क्या आप जाते हो, आप बच्चे की परेशानियां सुनते हो, तो और आपने कभी ये सोचा है कि आपका बच्चा 8 से 9 घंटे पढ़ने की बजाय उसका और चीज़ में क्या इंटरेस्ट है, क्या अच्छा कर सकता है, उसका डाइट कैसा है। तो इन क्वेश्चंस पे पेरेंट्स का एक ही जवाब रहता है, मैम ये तो बाद में भी हो सकता है, अभी तो सिर्फ ये ज़रूरी है। तो उनको फिर इसी पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि आपको साइकोलॉजिकली थिंक समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन किन चीज़ों से, अगर मैं बीइंग क्लिनिशियन या आप मॉर्निंग 9 से लेकर रात के 9 बजे तक रिकॉर्डिंग करेंगे और मैं 9 से लेकर रात के 9 बजे तक पेशेंट देखूंगी, तो मैं खुश नहीं रहूंगी, वो मेरे लिए एक प्रेशर बन जाएगा। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, हमें सपोर्ट, हमें अपनी इस टेंशन को भी चैनलाइज करना है, तो उसमें आप बच्चे की भूमिका निभाइए। मेरे एक अच्छे मित्र हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, मैं समझाता रह गया, इतना प्रेशर डाला उन्होंने 12 घंटे पढ़ने का कि वो बच्चा कम पढ़ करके कम्पीट कर जाता, अभी झूल रहा है, इधर झूल रहा है, उधर झूल रहा है, परेशान है, साइकेट्रिस्ट के यहाँ, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ घुमा रहे हैं। और बच्चा यही बोलता है कि मैम 4 घंटे पढ़ के भी मैं उतना कर पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मेरा जो टारगेट मैं सेट करता हूँ सुबह उठ के, वो मैं अचीव कर रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ पेरेंट्स को यही साइको एजुकेट करते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग बच्चे के साथ करिए, टाइम मैनेजमेंट बच्चे को सिखाइए, बच्चे को ओवरऑल रूटीन कैसे चैनलाइज करनी है पढ़ाई के साथ अपनी हॉबीज़ में, वो सब आप उसको सिखाइए। बच्चे के साथ बैठिए, जब बच्चा पढ़ रहा है तो आप अवेलेबल हो बच्चे के साथ, बच्चे की प्रॉब्लम सुनने, तो इससे बच्चे का अटेंशन कंसंट्रेट है क्या सर बच्चा जब हल्ला करे तो उसको मोबाइल थमा देना है। हाँ, देखो तुम अपना देखो, बिल्कुल, सुनने का बिल्कुल। जाना सर मेरा जो कहना है जो कहीं 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा घंटे का हिसाब से पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई होती है जिस टॉपिक, जिस विषय को हम पढ़ रहा है उसमें हम कितने समय तक पूरा ध्यान देके, अटेंशन समझना और उसको ये कम्युनिकेट करना। जी, तो आजकल जो एक थ्योरी आ रहा है जो मैक्सिमम हम लोग अटेंशन पकड़ सकते हैं अभी का 2020 का बाद, कोविड की बाद, मैक्सिमम 7 मिनट्स, उसके बाद बच्चे अटेंशन नहीं रख सकते। सपोज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में मेरा 1 घंटा पढ़ना है, मम्मी पापा खुश हो जाता है, किताब खुला हुआ है, बच्चा पढ़ रहा है, मगर बच्चे का तो 5 मिनट 7 मिनट का बाद मन सैर कर रहा है दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ नहीं रहा, उस सब्जेक्ट को नहीं। हाँ, खुला जरूर है, मम्मी पापा खुश हो गया, उसका मतलब वो पढ़ाई नहीं हुआ। तो पढ़ाई ऐसा करना है जिसमें हम लोग उसको समझे और वो हमारा मन में आ जाए।
बच्चे का जब तक वो उसका 53 मिनट बर्बाद ही गया ना, बर्बाद हो गया। वो थोड़ा सा एंजॉय करके घूम करके आता तो शायद ग्रास्प कर पाता। इसीलिए आजकल कहा जाता है जो छोटा छोटा टाइम टेबल बनाइए 30 मिनट का। 30 मिनट में पहले 7 मिनट 5 मिनट आपका ध्यान रहता है और उसके बाद फिर विषय में दूसरा विषय में चले जाइए। तो इसमें बच्चे का जो सीखन पद्धति है परीक्षा का पहले भी उसका बहुत काम आता है, ये एक बात है। और दूसरी बात है आजकल बच्चे का सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया लिखन शैली, राइटिंग एबिलिटी जो भी कारण बहुत घटा। हम लोग कोरोना का सिर्फ दोष नहीं दे सकते हैं। एग्जाम में आपको परीक्षा लिखना है पेन से, आपका हाथ को इस्तेमाल करके, उसमें तो आप जितना जानते हैं वो नहीं इसको होता है, तो उसमें लिखना बहुत जरूरी है। उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको ध्यान में है कलम हमारी चल नहीं रही है, इसलिए कलम की आदत यही बात है। बहुत सारे अक्सर देखिएगा कोई एग्जाम में बच्चा कलम को ये करते हैं, चबाता है, इसलिए चबाता है, उसको याद नहीं आ रहा क्योंकि लिखने का समय उसको भूल गया। जब वो सुने कोई एक गाना सुनते हैं हम लोग, इनका 2 बार 3 बार 4 बार अच्छा गाना दोहराते हैं तो उसको याद रह जाता है, मगर उसको जैसे बच्चे का लगता है हम तो ये सब जानता हूँ, मगर लिखने का समय वो भूल जाते हैं। तो ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। हमारा मैंने आइडिया में आजकल बच्चे का प्रैक्टिस करना बहुत कम हो गया, और मम्मी पापा 8 घंटा 10 घंटा कोई बात नहीं, 4 घंटा पढ़े और उसको सटीक ढंग से पढ़े तो वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। सविता जी, मैं देखी हूँ मेरे स्कूल में बहुत से पेरेंट्स आते हैं एंड उसमें 1-2 ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो बच्चा 2-3 घंटा ही पढ़ता, लेकिन मैं साथ रहती हूँ या रहता हूँ, और जस्ट ये सपोर्ट के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम नहीं समझ में आ रहा तुम मुझे पूछो या अपने टीचर को पूछो। तो इस तरह से अगर हम बच्चों के साथ रहें एंड वी हेल्प देम कि ठीक है तुमको डरना नहीं है, तुम जाओ पूछो या अपने से कोशिश करो या टीचर के पास जाओ एंड यू प्लान आउट कि तुमको आगे क्या करना, कैसे पढ़ना है। तो मैडम यही कैसे करें, थोड़ा समझाइए ना। मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना, ये सबसे जरूरी चीज़ है ना। माँ के पास भी है, पिता के पास भी है, दीदी के पास भी है, भैया के पास भी है। एज पेरेंट्स हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता ही है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर वो बच्चा कभी नहीं सीखेगा कि हाँ डिसिप्लिन नाम का भी कोई चीज़ है। हमको हो सकता मोबाइल ना मिले अगर हम ये नहीं करें तो। इट्स नॉट फियर बट एक डिसिप्लिन और अनुशासन घर में भी बना रहना चाहिए। ठीक है पेरेंट्स हमें भी सैक्रिफाइस करना, तुम पढ़ रहे हो मैं टीवी नहीं देखूंगी, तो ये जब होगा घर में बस इतना भर हो जाता फिर लीड बाय एग्जाम्पल। यस, अच्छा शादी है घर में, हमेशा हमको याद है मेरी अपनी कज़न की शादी में मैं नहीं जा पाई बिकॉज एग्ज़ाम्स थे, एंड साथ साथ यू नो माई फादर डिड नॉट गो, गई मैं मम्मी और मेरा भाई गया। तो इस टाइप का सैक्रिफाइस तो हमारे पेरेंट्स भी करे हैं, मैं भी की हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट दैट एवरी पेरेंट डज, बिकॉज तभी बच्चे लोग भी समझेंगे कि हाँ इसका एक अलग ही है, एंड ये जो अननेसेसरी 10-12 घंटा रहेगा इसका दबाव और ये नहीं रहेगा, बिकॉज बच्चे शुरू से ही उतना पढ़ेंगे ज़रूर कि हाँ हम कर रहे हैं और अच्छा से कर रहे हैं, मैक्सिमम टू माई कैपेसिटी। अब हर बच्चा तो 90 और 100 नहीं ला पाए, सो एक तो दूसरा पेरेंट्स को ये समझना है ना कि हर बच्चा नहीं ला सकता है, बट पेरेंट्स को ये समझना है सबसे पहले, बिकॉज अपनी आकांक्षाएं हम लोग बच्चों पे देते हैं। एक और गड़बड़ी हो गई है मुझे लगता है कि फादर्स मदर्स की कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी में बहुत इजाफा हुआ है। बच्चा जो भी डिमांड करता है पूरी फुलफिल हो रही है, इसलिए हम तो पूछते हैं ना, इसलिए कि हम अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाए थे, इसलिए कि हमारे पिता की माँ की हैसियत नहीं थी, हम अपने बच्चों को ऐसा देखना नहीं चाहते हैं। अब दिक्कत ये है कि बच्चा इतना जिद्दी होता जा रहा है कि वो चाहिए ही चाहिए, और नहीं तो ऐसा तूफान मचाएगा कि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। उस विकल्प से बचने के लिए कि इन्होंने कहा जो सेक्रीफाइस करने वाली बात है कि हम भी टीवी नहीं देखेंगे, भाई चलो तुम्हारे साथ बैठते हैं, वहीं बैठे हुए हम अपना कुछ किताब पढ़ रहे हैं, तुमको देख रहे हैं, तुम पढ़, तुमको जरूरत पड़ती है तो हम हेल्प करेंगे। मनोज जी। सर ये टाइम की जो बात हो रही है ना, मैं इसमें हम निकालना चाहते हैं इस पूरे प्रोग्राम से बच्चों के मन से भय और तनाव निकालना चाहते हैं। टाइम को हम बाउंड ना कर करके
बच्चे में अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, बच्चे में अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट हो टीचर के प्रति, माँ बाप के प्रति, ये कहने की जरूरत नहीं किताब खोल के बैठे हम नहीं पढ़े, बच्चे भी खुल के कहें कि अभी हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, हम नहीं पढ़ते, और इस बात को पेरेंट को भी समझना होगा। ठीक है ना, तो इसलिए टाइम से इसको बाउंड नहीं किया जाए। जाना साहब ने 7 मिनट वाला कहा ना कि उसके बाद कंसंट्रेशन नहीं रह जाता है। नहीं, दूसरा ये है सर कि जैसे हम टीचर हैं, हमें सिखाया जाता है जब ट्रेनिंग करते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए, उसमें कहता है कि पहला जो 5 मिनट है वो इंट्रोडक्शन है, बच्चे को मोटिवेट करिए। बच्चे का दिमाग कोई बिजली की घंटी नहीं है कि आप स्विच दाबे और वहाँ पर पहुँच गया। इसलिए बच्चे के लिए उस चैप्टर को, कंटेंट को पढ़ाने के लिए, समझने के लिए कंडूसिव इन्वायरमेंट तैयार करिए, यही मतलब है उसका। उसके बाद 20 to 25 मिनट्स है उसको पढ़ाने के लिए। उसके बाद है इवेल्युएशन, हम इवेल्युएट करते हैं कि हाउ फार वी आर इफेक्टिव इन आवर टीचिंग। ये बच्चों की इवेल्युएट नहीं करते, हम बच्चों के क्वेश्चन पूछ कर करके अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि हम जो लेसन डिलीवर किए उसमें से कितने % बच्चे ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको समझा। तो ये जो है ना कि बैठ कर करके हम वहाँ देखें, बच्चे में कंसंट्रेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, बच्चे में तभी उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आएगी, करेज होना चाहिए, करैक्टर होना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग हम डिसाइड कर सकें। ये जिस दिन सेंस हम डेवलप करवा पाएँ पेरेंट और टीचर्स दोनों मिल करके, फिर ये घंटा जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चा सर 5 घंटा भी पढ़ सकता है, 5 मिनट भी नहीं पढ़ सकता है। ये इसको हम टाइम बॉन्ड में बांध करके नहीं रखें कि इतने मिनट के बाद दिमाग काम नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। वो बच्चे के एबिलिटी पर डिपेंड करता है, कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, कितना उसको ग्रास्प कर सकता है। अगर उसको कंसेप्चुलाइज अगर समझ में आ रही है तो उसको मन लगेगा, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है सर तो एक चैप्टर के बाद नहीं मन लगता। दोनों के साथ ये जुड़ा हुआ है, खास करके जो टीचर है उसके साथ ये ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि आप जो बता रहे हैं वो रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, वो समझ रहा है। यूजीसी के क्लासेस में हम जाते हैं क्लास लेने के लिए, तो वहाँ पर जो सेट पैटर्न है कि लेक्चर देके चले आइए, तो नाम ही है लेक्चर, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों को, लेकिन हम उलट देते हैं। हम बोले देखिए हम यहाँ शुरू करते हैं, इस बोलने के बीच में जहाँ आपको लगे आपको टोक सकते हैं। जी हाँ, और ये चालाकी नहीं चलेगी कि वीडियो आपका नहीं दिखेगा, आप अपना चेहरा दिखाइए ताकि हमको पता चल सके कि हम जो बोल रहे हैं आप रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तब क्लास ज़्यादा आपके तरफ से सवाल आएगा। सवाल कुछ नहीं, आप अपनी जानकारी बताएंगे, हमारे पास कुछ होगा तो हम उसमें ऐड करेंगे। और इस तरह से हम शुरू से जितना दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जब भी जाते हैं। एक एग्जाम्पल दूँ सर, पता नहीं मैं सोच रहा था दूँ कि नहीं दूँ। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं किसी टीचर से नहीं पढ़ पाया, ना ही हम अपने पेरेंट्स से मोटिवेट हो पाए। हम बच्चे को अच्छी संगति सिखाएं, अपने से अच्छे बच्चे से करें। बिल्कुल बिल्कुल सर 8 में मुझे ज्ञान हुआ कि साइंस पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स बड़ा ज़रूरी है। मैं बड़ा तंग था, किसी तरह पास करते थे। हम अपने जो बच्चे, हमारा फ्रेंड है जिसको 90% लाता था, उसको मैंने पूछा ये मैथमेटिक्स तो 90 कैसे ले आता है। 3 महीना सिंसियरली उसके पास में गया और वो भी पूरा दिल से हमको हेल्प किया। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ सर 9 में जब एग्ज़ाम दिया 60% आया, इतनी खुशी हुई पूछिए मत। 10 में हाफ ईयरली में 70%, प्री बोर्ड में 80%, उसमें 2 मैथमेटिक्स होता था, एलिमेंट्री और एडवांस। बोर्ड में दोनों में 90, 91 आया दोनों में। और ये क्रेडिट हम देते हैं अपने मित्र को, क्लासमेट को देते हैं। इसी को बोलते हैं पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग। तो ये जो है सर ये जरूरी है। ये हमको लगता है छूटा है। पीयर कैसे, हाँ कोरोना एक बहाना हो सकता है हमारे पास, एक बड़ा कारण हो सकता है, कोरोना भी है, लेकिन कोरोना के पहले से ही छूटता चला गया। और सर पेरेंट्स का है, अभी भी है। नेतरहाट में तो है, नेतरहाट में तो मैंने देखा स्कूल है, जैसे एकलव्य जो मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, कस्तूरबा है, इनमें है। अच्छा। ये बच्चे पीयर लर्निंग करते हैं क्योंकि उनके पास फैकल्टी सभी समय उपलब्ध नहीं होती। पीयर लर्निंग करते हैं, हम इसमें अच्छे हैं तो आपको समझा दे रहा हूँ, वो लैंग्वेज में अच्छा है तो हमको लैंग्वेज समझा दे रहा है। इस तरीका का उसमें क्या होता है ना, बच्चे का लेवल एक जैसा होता है, उसमें लर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है। और सर आजकल ये डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि पेरेंट्स का इंटरफेरेंस भी बहुत है। इससे दोस्ती मत करो,
वो लोग आके वो बहुत स्कूल मुश्किल है, वो में बहुत स्कूल में टीचर को बोलते हैं कि इसका सेक्शन चेंज कर दीजिए, इसको इस बेसिक जो जैसे सर जो बता रहे हैं लाइफ स्किल्स जो बच्चे को सीखनी ज़रूरी है, फेलियर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो खुद भी टीचर से जाके बात कर सकते हैं। पेरेंट्स का सर ओवर इन्वॉल्वमेंट, हर डिसीजन वो बच्चे के लिए खुद ले रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से ये प्रेशर हैंडल करेगा। उसमें जो आप बेसिक जो एक जो सर जैसे बोले थे ट्रस्ट, बिलीव, ये सब कहाँ से आएगा जब आप उसको बेसिक लाइफ स्किल, वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहा, अगर कोई बच्चा उसको बुली कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल कर रहा है। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को बोल रहा है कि मम्मी उस क्लास में उस बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, मुझे वो बच्चा नहीं पसंद है, तो वो जो एक नॉर्मल जेलसी है, अब पेरेंट्स उसको बच्चे को वहाँ रिप्लाई करते हैं कि अच्छा ठीक है तुम भी करो या तुम मुझसे बात मत करो, या फिर उस बात को इग्नोर कर देंगे। क्या है, तुम भी अच्छा कर सकते हो, उस जेलसी को कैसे हैंडल करना है, उस जेलसी को तुमको एक फ्रेंडशिप में बदलना है। ये सब जो बेसिक लाइफ स्किल्स है जो शायद हमारे टाइम हमारे पेरेंट्स ने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व खुद से सॉल्व कर रहे हैं। वो लाइफ स्किल्स और जो एजुकेशन होती है वो आजकल बहुत कम है पेरेंट्स के भी बिहाफ से और टीचर्स के भी। मैं बोलूं कि जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं जो नहीं है, पेरेंट्स का बिहाफ में और एक बात है जो हम देखें 2-4 एग्जांपल। कोई अच्छे बच्चे हैं, हम तो असफलता का बच्चे का बात कर रहा हूँ, जो अच्छे बच्चे क्लास में बहुत अच्छा करते हैं, अजबल बच्चे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड को हम लोग जैसा ना कहीं जगह जाते हैं, जानते हैं मेरा बेटा ऐसा कर दिया, तो वो बेटा को भी लगता है कि जैसा ह्यूमिलिएट होता है, हम जो किया है इससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अपने विजिटिंग कार्ड उल्टा भी वही है, दूसरा ह्यूमिलिएट होता है, दूसरा they cannot accept failure also, sir, because वही होता है। कभी सामने वाला जो है उसका कम आया, आप तो बता रहे हैं इसलिए कि आप अपने को सुपर दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ जिस घर में गए उसको ह्यूमिलिएट करके आया। और सर बच्चे को ये लगता है कि कमजोर बच्चे से मैं दोस्ती नहीं करूंगा। एक छोटी सी कहानी मेरा याद आ रहा है, मेरा 3rd स्टैंडर्ड की अपनी जीवन की कहानी है। मेरा पिता नहीं थे, पिता गुजर गए थे मेरा जन्म के पहले। तो हमारा दादाजी जो थे डॉक्टर थे, तो 3rd में हम मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाए, 3रा क्लास में। दादाजी का पास रिपोर्ट कार्ड ले जाते थे, मम्मी का हाथ पकड़ के गए उनके पास, उन्होंने देखा, बोला अच्छा सिर्फ 100 ही लाया है। हम थोड़ा मैंने बहुत निरुत्साह हो गया। फिर मम्मी के पास गए, मम्मी 100 में तो 100 ही मैक्सिमम है, और क्या लाएगी? तो मम्मी फिर बताया नहीं और शायद कुछ होगा, दादाजी जरूर तो हम चुप हो गया। हम तब समझे जे अजबल होने से, अच्छे बच्चे करने से भी उसको इतना बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, उसका प्रोत्साहन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो मेंटेन करके। दादाजी मेरा एक गंज था, वहां से एक अच्छा बनियान, मैंने पूरा हाथ वाला बनियान खरीद के दिए जी, नहीं चलो तुम अच्छा किया इसीलिए दे रहे। तो हमको पहले बताया, निरुत्साह भी किया जी आपने ऐसा कुछ काम नहीं कर दिया जिसके लिए आपको एकदम कंधों पे चढ़ा के कमना, फिर प्रोत्साहन भी दिया। तो ये चीज पहले समाज एक और है सर कि पहले जो अगर तुलना करें, पहले पेरेंट के लिए इतना नहीं था प्रेशर कि बच्चा क्या करता है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। अभी जितना हाई एक्सपेक्टेशन होने लगा है उतना नहीं था, नेचुरल ग्रो करता था बच्चा जब उसको ज्ञान हो गया। और मैं ये भी कहता हूँ सर, जिस स्टेज में लोग कहता है कि अभी 5, 6, 7 अच्छा नहीं करता, नहीं करेगा, नहीं, मैं कहता हूँ जिस स्टेज पर उसको ज्ञान हो गया, इंटरेस्ट डेवलप कर गया, उस दिन से ग्रो करना शुरू कर। नहीं, जैसे कि आप लोगों ने वो जो प्रोजेक्ट करवाया था ना, हाँ प्रोजेक्ट जो करवाया था G20 वाला जो करवाए थे, जो बच्चे अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जितना भी उन्होंने अपना दिमाग लगाया, ये तो अपना कमाल है ना, अपना क्रिएटिविटी है। वहाँ पीठ थपथपा करके उसी में आगे बढ़ो ना भाई। जी बिल्कुल, यहाँ तुम्हारी काबिलियत दिख रही है कि तुम इतने काबिल हो, चलो तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ो। लेकिन इसके साथ साथ ये चीजें जो है कि तुमको 10, 12 भी करना है, थोड़ा बेहतर करना है, इसका भी ध्यान रखो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, एक तो जी बैलेंस और आपको वही बैलेंस बताना करके उसे गाइड करना है आगे के लिए। पीछे जो हो चुका सिर्फ उससे लेसन ले और उसको आगे कैसे बढ़िया करे, उस पर हम लोग को कंसंट्रेट करना चाहिए। और एक चीज और है ना, जो आपने साइंस की बात कही कि नौकरियां साइंस से ज्यादा आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी में हैं। बिल्कुल, यह बात समझाना, मैंने पढ़ाई आमतौर पर इसी के लिए कि नौकरी करनी है। जी हाँ,
तो यह बात समझाना भी कि भाई आर्ट्स फैकल्टी में जितने यूपीएससी कम्पीट करते हैं, आप पता कर लिए साइंस को छांट दीजिए कि आर्ट्स वाले कितने हैं। सर आईआईटी करके भी सोशोलॉजी लेके करते हैं। हाँ। आईआईटी के बाद भी लेते हैं आर्ट्स वाले। वही हम कह रहे थे, ये बात समझ में आनी चाहिए गार्जियंस को भी कि वही आंसर सर आपके क्वेश्चन का है कि आखिर मार्क्स तो लाना है +2 में एडमिशन के लिए। मार्क्स सभी को आता है, अगर उसके अनुसार मार्क्स के अनुसार जो स्कूल चूज करता है, ये साइंस के लिए जाना चाहिए, ये आर्ट्स के लिए जाना चाहिए, ये कॉमर्स के लिए जाना चाहिए। और स्कूल अपने स्कूल में सर किसी न किसी स्ट्रीम में एडमिशन जरूर होता है। कन्फ्लिक्ट कहाँ होता है कि उसको आर्ट्स के लायक है वो कहता है हमको साइंस चाहिए, उसको कॉमर्स के लायक है वो कहता है वो नहीं कहता है ना। ये अगर नहीं करे, वो अगर लायक रहे तो फिर दिक्कत नहीं होती, फिर दिक्कत नहीं लेता ना। उसके अगर एबिलिटी को देखते हुए उनको हम बढ़ाएं तो बच्चा अच्छा कर सकता है अपने क्षेत्र में। नहीं, अभी हम परीक्षा में उसको तनाव से कैसे निकालें? अभी परीक्षाएं जो चल रही हैं, चलने वाली हैं, दोनों है, उसमें हम अभी तो मुख्य रूप से जो कहा मैडम की, सबसे पहले जितना दिन है उसके अनुसार टाइम मैनेजमेंट। हर बच्चा अपने स्ट्रेंथ को जानता है, अपने वीकनेसेस को जानता है। पेरेंट का काम है उनको हमेशा सपोर्ट करना। जैसे टीचर का काम है, हमने रखा हुआ है टोल फ्री में 2 घंटा कोई बच्चा पूछ सकता है, किसी भी टीचर से ऑनलाइन पूछ सकता है, टेलीफोन पर पूछ सकता है। पेरेंट आके 1 घंटा अपने बच्चे को लाइए पढ़ा के ले, हर स्कूल चाहता है, हर स्कूल इसमें करता है, एकदम हम सब उसको तैयार हैं। उसको ये है कंपेयर न करें किसी से, जो आप कह रहे हैं ना कि उसका देखो ऐसा हो रहा है, उसका ऐसा हो रहा है। उसको सिर्फ कंपेयर और कंपटीशन सेल्फ से करना है, उससे नहीं करना। और इसमें पेरेंट को और टीचर को दोनों को सहयोग करना है बच्चे को। बच्चे पूरा नींद ले, बच्चे एक्सरसाइज करे, बच्चे घूमे, बच्चे म्यूजिक सुने, लेकिन उसके साथ साथ बोर्ड को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखे। और जहाँ दिक्कत हो वहाँ नोट कर करके वो पढ़े। रिटन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि लाख अभी जैसे ना कोई टैब पर पढ़ लेता, कोई मोबाइल पर पढ़ लेता, इस पर नहीं, पढ़ कर करके टाइम बाउंड जो है ना क्वेश्चन आंसर देने के लिए लिखे, राइटिंग प्रैक्टिस करे। इससे बोर्ड में उसको बहुत सहूलियत होगी। सर एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देना, सविता जी को सुनिए। हाँ सर, यही जो हम लोग बात कर रहे थे साइंस का और अच्छे नंबर का, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे स्कूल में हम पेरेंट्स के साथ एक बातचीत किए थे वंस, अभी थोड़ी दिन पहले, एंड पेरेंट्स का बहुत ये था, सबका सजेशन में था कि मैम जैसे सर बोल रहे एग्ज़ाम एनवायरनमेंट बनाइए आपके स्कूल में और 3 घंटा बच्चों को बैठाइए और आप प्रैक्टिस पेपर्स दीजिए। तो ऐसे ठीक है, हम करेंगे। एंड हम उस लोग को, बच्चों को टाइम टेबल दिए, बहुत मेहनत से हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाए जो पूरी तरह एकदम CBSE का पैटर्न में हो, और जैसे आज का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो भी बोलिए हम सब लेके। एंड आप नहीं बिलीव करिएगा, जिस दिन मैथ्स था और जिस दिन साइंस था सारे बच्चे आए। जिस दिन इंग्लिश था उस दिन थोड़ा कम, हिंदी में बिल्कुल नहीं, और सोशल साइंस में भी बीच बीच का था। तो आप बताइए, अगर पेरेंट्स का ही ये रिक्वेस्ट था और आप ही बच्चों को नहीं भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग गलत हैं। वी आर नॉट थिंकिंग करेक्टली। और जो आप बोले कि आर्ट्स में भी अच्छा नौकरी मिल सकता है, वी आर नॉट गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ भाई मेरा बच्चा इंग्लिश में अच्छा है और इंग्लिश में आगे बढ़ सकता है, या हिंदी या सोशल साइंस लेके पढ़ सकता है। उसको तो एक मौका ही नहीं दे रहे, बिकॉज आप चाहते हैं कि वो मैथ्स पढ़े और साइंस पढ़े, और वही होता फिर वो अच्छा नंबर नहीं लाता। इट्स अ पूरा विशियस सर्कल है, फिर वो अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। तो वो सारा चीज़ वो सेम ईयर आफ्टर ईयर वही होता है। एक फेज था जिस फेज में लिटरेचर के प्रति, लिटरेचर पढ़ना, लिटरेचर से लगा होना, एक फेज आया जो सबसे ज़्यादा लिटरेचर को हेट किया जाने लगा। हमको याद है, हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय संस्कृत पढ़ना मतलब इसको कुछ नहीं आता है। आज गूगल को सबसे ज़्यादा किसी को चाहिए, संस्कृत वाले को चाहिए, है ना, मिलते नहीं है लोग। बिल्कुल। और संस्कृत में नहीं होगा, टीचर कहाँ से संस्कृत का आएगा? ना कॉलेज में आएगा, ना यूनिवर्सिटी में आएगा, ना स्कूल में आएगा। वो तो चाहिए ना। अभी जो अयोध्या का मंदिर बना है, उस मंदिर में भी तो पुजारी चाहिए ना। कौन पढ़ाएगा? इंग्लैंड अमेरिका में पूजा कौन कराएगा? कौन कराएगा? हमारे जो धर्म शिक्षक टीचर गए अपना स्कूल से अमेरिका में गए, अब सोचे वो यज्ञ करवा करके, हवन करवा करके इतने अर्न करते हैं
कि यहाँ कुछ नहीं था उसके लिए, हाँ, और वहाँ सेटल कर गया घर बना करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सही बोल रहे हैं कि वहाँ भी तो हवन कराना है या कराना है, सभी जगह करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप कुछ जी। इसमें जो चीज हम बोल रहे थे ना, जो हमारा बच्चे का मन में कंपटीशन से नहीं चलेगा, उसको कोऑपरेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन करना है। कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो हम लोग उबंटू को करते हैं, ये दिव्यांग बच्चा दौड़ रहा है और एक बच्चा गिर गया, तो उन बच्चे क्या करते हैं, सबको एक साथ उठा के एक साथ चले और चल के वहाँ जो प्राइज है, उसका जो मिठाइयाँ है वो बांट लिया। एक साउथ इंडियन वीडियो है, साउथ अफ्रीकन वीडियो है, उसका वीडियो का नाम दिया था उबंटू। तो देख के हमको इतना अच्छा लगा। अभी एक ये आया था, अभी पिछले साल या पिछले साल किसी स्पोर्ट्स में आया था, वो जा करके बोला नहीं ये जीत तुम्हारी है, तुम जीते हो। तो नहीं, जो बच्चा गिर गया दौड़ प्रतियोगिता में, उसको सब इकट्ठा उठा लिए और एक साथ पहुंचे, और जो दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जो प्राइज मिला सब I am because we are। तो आई एम, यस दिस इज द वर्ड, आई एम बिकॉज वी आर। तो ये चीज में अभी बच्चों का मन में देना है। उस बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसके साथ तुम्हारा दोस्ती बनाओ, उस बच्चा ठीक नहीं कर रहा तो उसके साथ ना जाओ। भावना गलत है। सुपरिटी वाली फीलिंग्स जो डाल रहे हैं अभी सर एक जो फिल्म बना है 12वीं फेल, हाँ सर, उसमें यही दिखाया गया ना, एक डीएसपी जाता है स्कूल में, बच्चे नकल कर रहे थे, उन्होंने नकल रुकवा दिया। स्कूल के टीचर हेडमास्टर कहते हैं इनको क्या बनना है, ये तो क्लर्क बन जाएगा, किसी तरह से पीएन बन जाएगा, ये पास करके हो जाता है। एनी आओ सारे बच्चे फेल हो गए। वो अपने लास्ट इंटरव्यू में कहता है कि भाई आप फेल कैसे हुए, बताया कि हमारे डीएसपी ने करवा दिए। उसके बाद भाग दौड़ में वो अब बच्चा जाता है जो मनोज शर्मा है कि हमको आपके जैसा बनना है, बताइए क्या करें। कहता है नकल छोड़ दो। और उस दिन से उसने ठान लिया। दूसरे साल एग्जाम हुआ, इसने बिना नकल का 3rd डिवीजन पास किया, बाकी 1st डिवीजन पास किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ध्येय उसका रहा, इंटरव्यू में कहता है कि आपने 3rd डिवीजन क्यों आया, बोले हमारे डीएसपी ने कह दिया कि नकल छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। हाँ। उसके बाद वो कर करके वो आईपीएस बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक जगह कहीं डाउन हो गया तो आगे नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। बस उसको हमें सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए। और उसकी कोई दवा मिलती है क्या? जी हाँ, उसकी कोई दवा मिलती है? जी हाँ, दवा उनके पेरेंट ज्यादा दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं। मेंटल सपोर्ट करके उनके साथ रह करके उनको वो देख सकते हैं, उसमें और कोई दवा काम नहीं करता। मॉरल और सर ये वैल्यूज कैसे वो अपने अंदर ला सकते हैं बच्चे, जो बेसिक सर जो लाइफ स्किल्स है हमने कहाँ से सीखी है, हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई। हमारे पेरेंट्स ने हमें वो फ्रीडम दी थी कि तुम खुद एक्सपीरियंस करो, खुद गिरो, खुद उठो, कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आओ हम खड़े हैं, ठीक है। और सर जो सबसे बड़ा आजकल डिस्कशन हो रहा है कि एग्जाम स्ट्रेस, सबसे पहले तो सर ये कि ये स्ट्रेस से आप बच नहीं सकते हो। आपको कोई भी एग्जाम से पहले, सर को डाइस पे बोलने से पहले, मुझे कहीं वर्कशॉप में मैम को, एक नॉर्मल एंजाइटी होगी ही होगी। वो हमारे अंदर का बेसिक, उसको फेस करना, आपको बच्चे को वो सिखाना है। आप बच्चे को कि वो चीज़ नहीं सिखा रहे हो कि बेटा ये सीढ़ी पे चढ़ते समय तुम गिर भी सकते हो, वो नहीं आप सिखा रहे हो। तुमको ये सीढ़ी पार करके वो ट्रॉफी लानी है, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। ये स्ट्रेस होगा, ये टेंशन होगा, तुमको लगेगा कि तुम नहीं कर पाओगे। पर बेटा तुमने उस स्पोर्ट्स में जीते थे ना, फर्स्ट प्राइज लाए ना, वहाँ भी तो तुम डरे होगे ना जब लाइन में खड़े होगे, यहाँ भी तुमको डर लगेगा, पर तुम कर सकते हो। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो पेरेंट्स या हमारे आसपास के टीचर्स, ऐसे भी एग्जाम्पल देखे सर, 11 में बच्चा फेल हो गया जी सर, माता पिता बड़े परेशान हो गए, किसी तरह से प्रमोटेड होता है ना, किसको और कोई उपाय है, और बहुत काउंसलिंग करने के बाद वो बच्चा रहा और दूसरे साल वो टॉप कर गया। वो बताइए किसी तरह से पास करने से बेहतर है कि ये बेहतर हुआ? तो ये वहाँ पर पेरेंट की जरूरत तभी पर होती है जब बच्चे फेल्यूर की तरफ गार्जियन वहाँ नहीं स्वीकार करके वो स्वीकारता है कि 2 साल हम छुड़ा करके तब मेडिकल कराएंगे, तब वहाँ मान लेते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉन स्कूलिंग। मैं तो बिल्कुल इसके कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चे को एक्सपोजर दो आप फेलियर का। बिल्कुल स्कूलिंग जैसा ना हम मानते हैं उसको वेंटिलेटर कहते हैं। हाँ बिल्कुल। जे हम कोई एक पर्टिकुलर जगह अच्छा नहीं किया, सक्सेस नहीं किया, हमको पेरेंट्स हटा के वेंटिलेटर में डाल दिया। अब वेंटिलेटर में जो और परेशानी है, मानसिक तनाव है,
उसको कौन झेलेगा? और सर आज पेरेंट्स भी खड़ा होना है, जे पीठ थपथपाना, जे नहीं बेटा आप गलती करो, आप गिरो, अच्छा ना करो, आप मेरा, हम आपका साथ। ये जब बच्चे का समझ में आ जाएगा कि मेरा माता पिता मेरा साथ में खड़े हैं, वो बच्चे कभी गिर नहीं सकते। बिल्कुल। ये स्ट्रेस को सर ओवरकम ही करना है। आप स्ट्रेस में दबते जाओगे तब कभी नहीं होगा। कभी नहीं हम लोग पढ़ते भी है ना कि एक गुड स्ट्रेस होता है जो हम सबको अच्छा करने के लिए यू स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वो हम सबको प्रोत्साहित करता कि चलो हम इतना दौड़े, आज थोड़ा और करेंगे, हम 1 घंटा आज पढ़ाई किए तो 1.5 घंटा और कर सकते हैं। तो वो टैंजिबल जो है, जो हम अचीव कर सकते, वो स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है हर बच्चों में। और हम तो वेदर नॉन स्कूलिंग या प्रेशर नहीं दिलाओ, लेकिन ये अच्छा स्ट्रेस भी ज़रूरी होता है। प्रयास ये होने चाहिए सर कि हमारे पास हमें एक महीना है, परिणाम पर देना। हमारे पास 1 महीना है एग्जाम होने और ख़त्म होने में, लगभग। बच्चों के पास मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 1 महीने है। इस 1 महीने के लिए आप कोई नुस्खा बताइए, उस नुस्खे से कि 1 महीना में बच्चा कैसे अपने आप को समेट ले, और स्ट्रेस और गार्जियन की भूमिका क्या हो इस 1 महीने में। 1 महीने हमको लगता है कुछ दिन टीवी देखे बगैर गुजारा जा सकता है, थोड़ी देर बाद मोबाइल देखा जा सकता है जब बच्चा स्कूल में है। मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि हमें फोकस परिणाम पर ना करके हमें फोकस प्रोसेस पर करनी चाहिए। रिजल्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अभी जो 1 महीना हमारे पास समय है, चाहे जितने दिन समय है हमारे, उस समय को सही ढंग से उपयोग करें और खुश होकर के बच्चे पढ़ें। पेरेंट्स सपोर्ट करें, टीचर सपोर्ट करे, अच्छी गहरी नींद में सोए कम से कम 6-7 घंटा बच्चे। जिस चीज़ को हो, जैसे मान लीजिए साइंस की बात हो, रे डायग्राम हो, इलेक्ट्रिक सर्किट हो, या मैथमेटिक्स में उसका जो स्टेप्स होते हैं, उस सब के प्रोसेस को ध्यान से देखे, सवाल याद करने के बजाय उसके प्रोसेस को समझे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने आप देखिए, जब बच्चा अच्छा करने लगता है तो उसको और इंटरेस्ट डेवलप करता है और अच्छे की ओर जाता है। तो हमारी पूरी जो होना फोकस होना चाहिए इस समय, कम समय के लिए, कि जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है उसको हम और मजबूत करें। उसमें अगर ज़रूरत है टीचर के सहयोग की, काउंसलर की सहयोग की, वो ज़रूर लें और बच्चे के साथ मिल करके इसको एंजॉय करें। एज पेरेंट्स आई थिंक हम लोग को इमोशनल सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माँ का काम होना चाहिए पौष्टिक खाना समय समय पे देना, इंश्योरिंग कि 5 घंटा 6 घंटा बच्चा सोए रात को अच्छा से, एंड सही समय से उठ के पढ़े, रिलैक्स हो, लिसन टू म्यूजिक इफ रिक्वायर्ड, कोई डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी, हॉबी करे, बातचीत करे बच्चों से। ये सब में बच्चा को भी एक रिलैक्स्ड घर मिलेगा। पिता आकर के बोलेंगे नहीं तुम बच्चे को बिगाड़ रही हो, तो माँ क्या करेगी? हम मोबाइल से थोड़ा दूर रखें, जो उन्होंने कहा त्याग करें, सब मिल करके परिवार में त्याग करें, उसे भी दूर रखें। सब कोई त्याग करेगा। एक इसमें सबसे बड़ी बात, अभी कम समय है, 30 दिन हाथ में। 30 दिन में मेरा 2-3 छोटा छोटा टिप्स है। नया विषय अभी शुरू ना करें, जो हम लोग पढ़ लिए उसको बार बार अभ्यास करें, रिवीजन करें, लिखें, ज्यादा से ज्यादा लिखें, तो एक तैयारी हो जाएगा। दूसरी बात है, जो मैम और सर लोग बोल रहे हैं ना, 6 से 7 घंटा नींद बहुत जरूरी है। प्रॉपर डाइट करें। हम लोग कोई जंग लड़ने नहीं जा रहा है, हम लोग एग्जाम देना है, एंजॉय करें। नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है हमारा, गाना सुनना, मम्मी पापा से बात करना, भाई बहन से बात करना, सबसे साथ मिलके रहना, ऐसे ही रहे। हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग कोई लड़ाई में लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये याद रखें। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग क्रिकेट का से शुरू किए थे, अब धोनी से, हम उसी का एक एग्जांपल देंगे। जैसा सलीम दुरानी जी थे कैप्टन, इंडियन कैप्टन, और सुनील गावस्कर फर्स्ट टेस्ट खेल रहा है। फर्स्ट टेस्ट में उनका फर्स्ट इनिंग्स में 0 आया, एकदम आउट हो गया। फर्स्ट सेकंड की 3rd बॉल में 0 रन में आउट हो गया। सलीम दुरानी से एक बात ही बताया, सनी आपका दूसरी इनिंग्स है, चिंता मत करो, डरो मत। तो ये चीज ये कैप्टनशिप हुआ, ये मम्मी पापा अभी तुम्हारे पास है। अभी ये मम्मी पापा को बोलना है, जब आपका अच्छा नहीं गया, इंग्लिश अच्छा नहीं गया, डरो मत, अब दूसरा एग्जाम जो है उसको अच्छे से दो, हम तुम्हारा साथ हैं। इतना बोले तो बच्चा बहुत सचिन तेंदुलकर का लीजिए ना, अपने मित्र को ले गए पहले इंटरनेशनल में 0 पर आउट, दूसरा बार उसमें कहा कि नहीं ऐसे हो गया वैसे हो गया, फिर दूसरे में लग गया 0 पर आउट, तीसरे बार हिम्मत नहीं किया उन्होंने अपने मित्र को ले जाने, तीसरे में 1 रन बनाया,
और आज वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। तो आदमी फेल्योर से नहीं घबराना चाहिए। फेल्योर इज द पिलर्स ऑफ सक्सेस। पिलर्स ऑफ सक्सेस, इसको याद रखना चाहिए। एंड यू नो एज पेरेंट्स एक और काम जो हम अक्सर देखते, बस हॉल के बाहर या एग्जाम सेंटर के बाहर मम्मी और पापा दोनों आएंगे लेने एंड वो क्वेश्चन पेपर, अच्छा इसका आंसर क्या था, इसका आंसर, तो एकदम वो ना करना, यू नो जो हो गया उसको छोड़ दे, अगले का देखें। उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मानते हैं ना अपने को सफलता जो है उसको बच्चे के ऊपर हम ना थोप देते हैं। जी। हम नहीं कर पाए, आपको करना ही। हाँ हाँ। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं कि ओवर एक्सपेक्टेशन बच्चे से ना रखें कि तुम्हें ये अच्छा करना ही है, और घर का इन्वायरमेंट, क्रिटिकल कमेंट्स, एग्जाम है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम क्यों ऐसे बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, इस तरह के कमेंट से बचे। वो बच्चों के लिए प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और बच्चा हेयर एंड नाउ, मतलब अभी मेरी क्या प्रायोरिटी है। सुबह उठता है अगर कोई बच्चा, जैसे जो बार बार हमारा ये जो मुद्दा है कि स्ट्रेस से कैसे बचे, तो अगर कोई बच्चा सुबह उठ रहा है, मॉर्निंग में अगर वो उठता है, तो अपना उस दिन का रूटीन पे फोकस करे, कल क्या करना है, 30 दिन बाद क्या है, मेरा वो दोस्त कितना पढ़ रहा है, कितना किया है, कंपैरिजन मोड में ना जाए। और अगर कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स के साथ शेयर करें। तो ये क्विक टिप्स है। और रिवीजन एक ऐड कर देते हैं कि गार्जियंस भी देखो कितना घंटा पढ़ता है, वो ये सब बात उसको नहीं तो मैंने वही बोला सर, क्रिटिकल कमेंट्स घर में, नेगेटिव कमेंट्स कि वो इतना कर रहा है, मैं गया वो मैं उसके घर गया था पर वो तो अपने कमरे में चुपचाप बैठा था, तुम यहाँ टहल रहे हो ड्राइंग रूम में, तुम कमरे में क्यों नहीं बैठते हो, तो वो बच्चा जाके बैठ जाएगा, वो पढ़ेगा थोड़ी ना। आप कितना उसको सपोर्ट दे रहे हो, साइकोलॉजिकली सपोर्ट कितना बच्चे को मिल रहा है, तो इस स्ट्रेस से वो अच्छे से निकल पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये सिर्फ जो एग्जाम है वो पूरी जिंदगी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का एक पार्ट है बच्चे को, और इसमें तुम्हें फेलियर भी मिलेगा तो भी तुम आगे जाओगे, सक्सेस मिलेगा तो भी खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल है, सिर्फ एक पार्ट, कॉन्फिडेंस दिलाना, बिल्कुल हम आपके साथ। हाँ सविता जी, एक चूंकि आप महिला हैं इसीलिए ये सवाल थोड़ा ज़्यादा और भूमिका से भी था कि लड़कियों में स्ट्रेस का लेवल क्या होता है लड़कों की तुलना में, खासकर परीक्षा के समय, परीक्षा वाले मामले में उतना ही होता है या ज़्यादा होता है? नहीं, लड़कियों में भी ये होता है, और अक्सर अगर हम देखें तो लड़की लोग जहाँ मैथ्स और साइंस आता वहाँ साइकोलॉजिकली उन लोग बहुत अच्छे रहते हुए भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे उस दिन। और सिमिलरली बॉयज़ है, हम तो पढ़े ही नहीं है आके बोल देगा, लेकिन वो स्ट्रेस को कवर अप बहुत अच्छा करते, बोलेंगे कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर ही अंदर उनको भी उतना ही स्ट्रेस होता होगा, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। तो ये तो बहुत देखा गया है कि लड़कियों में होता है, वो प्रकट कर देती है, सबको बताते रहती है, यू नो नर्वस होगी, पानी पिएगी, बट बॉयज आर दिखाते नहीं है, एक वो स्वभाव है उनका, आई थिंक वो सारा चीज अपने आप में, और हमारे सोसाइटी का भी है ना कि इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस दोनों को होता है, लड़के नहीं दिखाते हैं। और घर में जो होता है कि मर्द कभी रोता है, हाँ वही सर, कि तुमको टफ रहना है, तुमको स्ट्रॉन्ग रहना है, टफ रहना, उस टफ रहने से कोई नुकसान होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, एक एक करके आप लोग कुछ संदेश अगर देना चाहते हैं बच्चों के लिए, गार्जियंस के लिए, तो आप शुरू करिए मनोज जी, वहाँ से हम। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे खुश होकर के बढ़िया से अपनी तैयारी करें और बढ़िया से एग्जामिनेशन दे। एग्जामिनेशन जाने के पहले चेक कर ले कि उनके पास एडमिट कार्ड हो, पेन हो, कम से कम जो टाइमिंग है उसके आधे घंटे पहले गेट से इन कर जाए, सही ढंग से बैठे, क्वेश्चन पेपर पढ़े, उसके पढ़ने के लिए 15 मिनट समय होता है सीबीएसई में, और उसके बाद अपना स्ट्रेटेजी बनाए किस सीक्वेंस में उसको आंसर देना है। ये कोई ज़रूर नहीं है कि सीरियल नंबर ही आंसर दे, उसको जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उसके अनुसार आंसर दे, जो एग्ज़ाम दे दे उसके बारे में भूल जाए वहाँ पर, फिर अगले की तैयारी उसी दिन से शुरू करें। इस तरह से करें और पेरेंट उनको सपोर्ट करें, टीचर को जब ज़रूरत हो टीचर मदद करें। हर सेंटर पर सीएस को ये निर्देश होता है कि जिस स्कूल के सेंटर होते हैं उस स्कूल के एक टीचर भी होते हैं, कोई दिक्कत है उस टीचर से मिलवाते हैं, बात करते हैं, किसी तरह का कोई तनाव उसमें नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ फोकस होना चाहिए हम एग्जामिनेशन में कितना अच्छा से अच्छा करें। बिल्कुल, बड़े मेमोरी मैप बनाए हर सब्जेक्ट का, जाते समय थोड़ा सा उसको पलट ले ताकि उसके मेमोरी में रहे, क्वेश्चन देखे उसके अनुसार बना के बढ़िया। समिता जी, एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड
हम सालों भर पढ़ते हैं और इस दिन आता है जब हमको उस चीज़ का एक फॉर्मल एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसमें डरना नहीं है, सारी तैयारी करके जाना है और एक टाइम टेबल बनाना है एवरी डे कि इतना हम पढ़ेंगे सो दैट नेक्स्ट डे के लिए हम जानते हैं कि हम इतना अपना पोर्शन कंप्लीट किए हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता एग्ज़ाम डे में, बिकॉज़ बहुत से बार देखा गया है कि बच्चे लोग पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ वो सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं किए हैं और 3 घंटा उनके लिए कम हो जाता है। एक और बात ध्यान में रखें कि वो सही दिन सही पेपर पढ़ के जाए, बिकॉज़ एक बार ये भी देखा गया है या 1-2 बार हम देखे हैं कि गलत पेपर तैयारी करके आए हैं। और वो 3 घंटा 4 घंटा भी होगा तो 4 घंटे के बाद 5 घंटा नहीं हो सकता, घंटे तो तय है, इतना तय है भूमिका। जो बात हो रही है स्ट्रेस की, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए ये है कि सबसे पहले उस स्ट्रेस के लक्षण ज़रूर पहचानें कि अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, ठीक है, और अगर आप जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें से भी अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, अकेले रहने का मन कर रहा है, जो सब्जेक्ट आपने रिवाइज़ भी किए हैं वो भी भूल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, मतलब आपने उस परीक्षा का बहुत तनाव ले लिया है। तो अगर जब भी आपको ये इंडिकेशन दिख रहे हैं बच्चे को या पेरेंट्स को अपने बच्चे में दिख रहे हैं, तो कोई भी एक्सपर्ट टीचर या आपके स्कूल में कोई काउंसलर है या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, उनसे मिलें, उनकी सलाह लें कि बच्चे को कैसे निकालें। और बच्चों के लिए टिप्स ये हैं कि अगर वो इस इंडिकेशन या साइन से नहीं गो थ्रू कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले ये जो 30 दिन है आपको एक नॉर्मल लेवल का स्ट्रेस होने वाला है, आप सुबह उठोगे आपको एक डर लगेगा, उस डर को बढ़ने नहीं देना है। वो डर कैसे कम हो जाएगा कि जब आप हम भी डर कम करें, इसलिए घंटे हमारे भी बने हुए हैं जाना साहब। हमारा सलाह ये है, अभी तो बहुत सारे बातें हम लोग कर चुके हैं, हमारा एग्जाम का पहले रात हम लोग 10 बजे 10:30 बजे तक बिस्तर पे चले जाए। अच्छा। उसमें 5 से 6 घंटा हमको भरपूर नींद चाहिए सो कि हम अगले दिन एग्जाम ठीक से दे पाए। दूसरी बात है थोड़ा नाश्ता में ध्यान दें। नाश्ता हमारा 10:30 बजे एग्जाम शुरू होती है, हम लोग 8 बजे 8:30 बजे का पहले मिनिमम 2 घंटा पहले नाश्ता कर ले, तो उसमें नाश्ता पचने का बाद हमारा क्या होता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन होल बॉडी का जो है ना, खाने का बाद हमारा भोजन तंत्र का आसपास एब्डोमेन का आसपास आ जाता है, तो उसमें हमारा सुस्ती आ जाता है, नींद आ जाता है। इसीलिए नाश्ता हम लोग 8 बजे 8:30 बजे तक कर ले, 10:30 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है और बहुत अच्छा तरीका से हम सब जानते हैं, इस विश्वास लेके एग्जाम दे, एग्जाम अच्छा होगा। परीक्षा तो देनी है, परीक्षा देनी ही पड़ती है और परीक्षा देनी ही पड़ेगी। जीवन के हर कदम में आपको परीक्षा देनी है, हमको परीक्षा देनी पड़ी, जितने लोग बैठे हैं सबको परीक्षा देनी पड़ी है। भागेंगे, परीक्षा आपको दौड़ाएगा भूत की तरह, इसलिए बेहतर है कि आप जैसा बताएगा उस टिप्स को समझें, आगे का चलें, उम्मीद के साथ कि आप आगे चलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।